इस वीडियो में मैं 3 ऐसे इरोडोव के सवाल बताऊंगा जो अगर आप जेईई एडवांस के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता ही होने चाहिए, बिकॉज़ इनके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल अगर आ गया तो अगर ये 3 क्वेश्चंस का फॉर्मेट तुम्हें नहीं पता है कि कैसे करना है तो तुम वो सवाल नहीं कर पाओगे। ये 3 बहुत अच्छे सवाल हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल हैं। एंड हम सबको पता है कि इरोडोव से अगर टफ क्वेश्चन बनाना होता है जेईई एडवांस को तो वो इरोडोव बेस्ड ही होते हैं। तो इसीलिए ये 3 सवाल पता ही होने चाहिए कि कैसे होते हैं। एंड बहुत सारी क्लासेस में ये सारे मिस कर देते हैं क्योंकि ये रैंकर्स बैच में ही करवाए जाते हैं। तो आज मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के ये शुरू कर देता हूँ। एंड इसको समझने से ज़्यादा तुम इसका प्रोसेस याद करने की कोशिश करना कि ऐसा कुछ आ जाए तो हम ऐसे करेंगे, बिकॉज इसमें कुछ बातें ऐसी भी है जो वेव ऑप्टिक्स में हम यूज़ करते हैं एंड आज इसमें लगाएंगे हम। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि 2 इन्फानाइटली लॉन्ग थ्रेड्स हमें दे रखे हैं जो आमने सामने हैं, एक पॉजिटिव लैम्डा और एक माइनस लैम्डा, 4 डेंसिटीज़ के। डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच में वो एल है और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमें एक पॉइंट पर जो थीटा एंगल इंक्लाइंड है और आर डिस्टेंस दूर है एंड आर जो है बहुत बहुत बड़ा है एल से, राइट। जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो इन दोनों के बीच में जो लेंथ है उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो है हम 2 थ्रेड्स मान लेते हैं, एक माइनस लेम्डा एंड एक पॉजिटिव लेम्डा के लिए। एंड माइनस से पॉजिटिव के लिए ये डायरेक्शन जा रही है, तो एक तरह से डाइपोल ही हो गया। एंड बीच से इसके थीटा एंगल पे इंक्लाइंड ये पॉइंट है जिसका पूरे का डिस्टेंस यहाँ से आर है एंड ये थीटा है। इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं एंड हमें वी पी निकालना है। फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास कि क्या आएगा, तो वी पी निकालने के लिए सबसे पहले एंड सेकंड हमें ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नेट एंड मैग्नीट्यूड इसका, राइट। तो फर्स्ट वीपी निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड या फिर वायर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता क्या है। तो हम इसको डिराइव कर लेते हैं कि अगर ये थ्रेड है, राइट, इन्फाइनाइट, एंड इसके एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। तो ये लेम्डा 4 डेंसिटी इसकी मान लो थ्रेड की, एंड इससे आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट को मान लो, है ना। एंड इन्फानाइटली थ्रेड की वजह से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है सबसे पहले, वो आती है 2k लेम्डा बाय आर एंड k इज नथिंग बट 1/4πε0। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है -dv/dr। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जब हम डाल देते हैं तो हमारे पास r के टर्म्स में, क्योंकि r जो है वेरिएबल है यहाँ dr, एंड dv निकालने के लिए लाइक पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर निकालने के लिए हमें r जो है वेरिएबल दे रखा है। तो dv बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, -EdR, है ना। एंड इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, इसमें हम बहुत एक क्लेवर मूव खेलेंगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है जो कि हमें चाहिए इस पॉइंट पर v, तो हमारे पास डिस्टेंस सिंपली r आ गया। एंड एक डिस्टेंस हमें रेफरेंस के लिए बहुत दूर इससे मानना पड़ेगा, जो कि डिस्टेंस x मान लो जो बहुत बहुत दूर है r से, कि x जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन r है, वेरी वेरी लार्ज देन r है एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक रेफरेंस के लिए ही माना जाता है। इस पॉइंट पर हमने मान लिया
जो कि x दूरी पर है, एंड पोटेंशियल हम सबको पता है कि अगर एक तरह से x जो है इन्फानाइटली ही लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इन्फानाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पे हमारे पास जो v आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल आता है, वो आता है 0। अब हमारा काम बन गया, माइनस v, इसको इंटीग्रेट करके एंड माइनस r से लेके x, e की वैल्यू डाल दो 2k लिम्डा बाय r डी आर, माइनस से माइनस कटा एंड हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो आ जाएगा 2k लिम्डा, क्योंकि 1/r की जो इंटीग्रेशन होती है ln x/r। ये हमारे पास एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। एंड ये जो है जेई मेंस में भी आया है एंड जेई एडवांस में भी 2024 में आया है एंड 2025 में फिर जेई मेंस में भी पूछ लिया। अब बैक टू द क्वेश्चन आते हैं हम, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए थी ये निकालने के लिए। तो फिर से मैं डायग्राम जो है बना लेता हूँ कि ये दोनों थ्रेड्स थी, ठीक है, एंड इसके इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पूछा था जो कि थीटा एंगल पे, इस पॉइंट पर मान लो, जो कि थीटा एंगल से इंक्लाइन था एल से। अब हम पी पॉइंट पर निकालने के लिए इसको प्लस लैम्डा माना था, इसको माइनस लैम्डा माना था। पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए, वीपी निकालने के लिए बेसिकली हम इसको आर दे रखा था, तो यहाँ से भी हम ज्वाइन करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, जिसको हम R1 और R2 मान लेंगे एंड इसके लिए भी सिमिलरली हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये R2 आ गया हमारे पास एंड बेसिकली ये R1 था एंड ये R2 था एंड बेसिकली R1 अप्रॉक्स आर के एंड R2 अप्रॉक्स आर के इक्वल है, राइट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, मतलब करीब करीब ही है, पॉइंट का डिफरेंस होगा जो भी होगा। एंड ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। ये जो रीज़न है मेरे पास करने का, ये क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। अब हम वीपी लिखने की कोशिश करेंगे एंड वीपी लिखने के लिए हम R1 डिस्टेंस पे एक पोटेंशियल लेंगे एंड R2 डिस्टेंस पे एक पोटेंशियल लेंगे, इन दोनों के लिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सबसे पहले R1 के लिए लिख लेते हैं कि माइनस, क्योंकि माइनस इसीलिए क्योंकि लेम्डा जो है वो माइनस है, 2k लेम्डा बाय नहीं होता, ln टाइम्स ln एक x, फिर से इन दोनों के लिए एक बहुत दूर जो x है हमारे पास, ठीक है, बहुत दूर एक पॉइंट हमने x एज्यूम कर लिया इन दोनों से एंड वो इतना दूर है कि जब इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर एग्जांपल ये x हमने निकाला एंड ये भी निकाला, तो एक जो x डिस्टेंस है वो इक्वली आ गया, इतना दूर है वो, ठीक है, कि अगर उस पॉइंट पर, ऐसा पॉइंट जो इतना दूर है कि अगर उस पॉइंट से इन दोनों के लिए रिस्पेक्टिवली हमने डिस्टेंस मेजर किया तो वो इक्वली आता है, जिसको x मान लो, तो वो हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो जब इन दोनों का हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा तो x/R1 एंड सेम डिस्टेंस प्लस लेम्डा वाले के लिए भी 2k लेम्डा ln R/R2, सेम इसके लिए भी। तब जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो 2k बाहर आ गया एंड लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, तो हमारे पास बेसिकली जो बन गया वो बन गया ln टाइम्स माइनस x से x जाएगा, ln x से ln x जाएगा एंड R2/R1, ये हमारे पास पोटेंशियल Vp आ गया, राइट। अब R2/R1 को हमने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि R2/R1 में अगर मैं ln की प्रॉपर्टी लगाऊंगा या एक्सपेंशन खोल दूंगा तो हमारे पास कोई भी फ़ायदे वाली टर्म नहीं आएगी एंड R2/R1 से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए इसको हमें फर्दर सॉल्व
करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से इस डायग्राम पे आ जाओ। एक मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करी इस वाली वायर से, क्योंकि ये थीटा इंक्लाइन था तो ये भी थीटा ही है, क्योंकि R1 और R2 जो है, R और R1 और R2 हमारे पास सिमिलरली लाइक अप्रॉक्स सेम डिस्टेंसेस है, तो इसीलिए थीटा थीटा हमारे पास आ गया। एंड ये पूरा का पूरा L था, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास L cos थीटा आ जाएगा। एंड जब हम इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे तो R1 माइनस R2 का डिफरेंस हमारे पास L cos थीटा आ जाएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था कि वेव ऑप्टिक्स का भी थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें लगेगा, वो ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, जो पाथ डिफरेंस में हम करते हैं वेव ऑप्टिक्स में, वो सेम टू सेम यही कंसेप्ट है कि R1 माइनस R2 इक्वल्स टू L cos थीटा। अब यहाँ से हम R2 बाय R1 का रेशो निकालेंगे, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा ना, R1 बाय R2 या R2 बाय R1 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये माइनस भी मैं बाहर ले आया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, R1 बाय R2 कर लो। ठीक है, तो R1 बाय R2 हमारे पास क्या आ जाएगा, L cos थीटा बाय R2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो ये -1 हो गया, तो परे जाके प्लस हो गया, राइट। अब ये पूरा का पूरा R1 बाय R2 मैं इसमें रेशियो में डाल दूंगा। R1 बाय R2 कर लो या R2 बाय R1 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो VP को बेसिकली मैंने क्या कर दिया, इसमें माइनस कर देते हैं, इसको मॉडिफाई कर देते हैं भाई। इसको R1 कर दो, इसको R2 कर दो, एंड बाहर एक माइनस ले लो। R1 कर दो, इसको R2 कर दो, एंड यहाँ बाहर एक माइनस कर दो। ठीक है, तो R1 बाय R2 को जब हमने इसमें डाला तो हमारे पास एक खूबसूरत सा एक्सप्रेशन बनेगा, 2k लेमडा माइनस बाहर ln R1 बाय R2 को मैंने डाल दिया इसमें, L cos थीटा बाय R2 प्लस 1। अब ये हमारे पास ln की एक्सपेंशन खोलने के लिए एक की बन गई, क्योंकि ln की एक्सपेंशन जब हम लिखते हैं ना 1 प्लस एक्स के लिए, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन आती है वो आती है x माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सो ऑन, सारी की सारी। ठीक है, एंड L cos थीटा बाय R2, क्योंकि हमें ये भी दे रखा है कि R जो है वो अप्रॉक्सीमेटली R2 के इक्वल है, एंड हमें क्वेश्चन में ये बता रखा था कि R जो है वो बहुत बहुत बड़ा है L से, तो L से जब बड़ा R है तो R2 भी बड़ा ही होगा। सिमिलरली R2 भी L से बहुत बहुत बड़ा होगा, तो बेसिकली ये बहुत छोटी टर्म आ गई। ठीक है, तो एक तरह से ये वाली बहुत छोटी टर्म आ गई, तो एक तरह से 1 प्लस एक्स, ये वाला अगर बहुत छोटा टर्म है तो x भी छोटा ही हुआ, मतलब सेम ही आ गया, एंड एक्स स्क्वायर तो उससे भी छोटा हो गया, कि अगर 0.1 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 0.0001 आता है ना, बेसिकली वही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसको हम एक तरह से ज़ीरो ही मान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है, पॉइंट के टर्म्स में होगा, तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा एंड ये भी ज़ीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम VP सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा तो वो 2k L cos थीटा बाय R2 आएगा, एंड R2 को बेसिकली हम R पुट कर देंगे, VP इक्वल्स टू 2k लेमडा L cos थीटा बाय R, क्योंकि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वली थे, तो हमारे पास ये VP आ गया। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में एक इंटरेस्टिंग बात है कि थीटा जो है ना R के साथ बदलेगा। देखो ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में देखो
आर मैंने चेंज कर दिया ना, लाइक अगर मैंने लंबा या फिर इधर उधर कर दिया तो थीटा भी बदलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स ऐसी आ गई जो वेरिएबल है, एक थीटा भी हमारे पास वेरिएबल है एंड आर भी वेरिएबल है। एंड इस चीज़ के लिए हमें कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्लासेस में नहीं बताया जाता कि थीटा और आर में जब वेरिएबल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, राइट। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन है जिसको हम रिलेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड आर के बीच में जब रिलेशन बताना होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तब हम लिखते हैं, जो सिंपली क्या आ जाता है हमारे पास, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, जब आर में वेरिएबल है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एंड इसके लिए एक यूनिट वेक्टर आर कैप माइनस डेल वी बाय डेल थीटा, जब थीटा में वेरिएबल हुआ, और यहाँ पर एक और टर्म आता है 1/r टाइम्स एक और यूनिट वेक्टर इसके लिए मान लो कि z कैप रहने दो, कुछ और मान लेते हैं, r प्राइम कैप मान लो, ठीक है। इन दोनों के लिए डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आता है वो तब आता है जब हमारे पास थीटा और आर दोनों वेरिएबल हो। तो इसको सिमिलरली जैसे हम एक्स वाई जेड में हमारे को पोटेंशियल दिया होता है, तब उसको एक्स में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई और जेड को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, जिसको हम एक तरह से जब पोटेंशियल पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया होता है उसके लिए हम ये रिलेशन मान लेते हैं, ये वाला रिलेशन लगाते हैं। तो इसको भी तुम याद ही कर लो क्योंकि इसके जेईई एडवांस में आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। एंड ये सिर्फ लाइक AIR 50 या फिर AIR 200 तक भी कहीं वो ही कर पाएंगे, राइट। तो इसको याद ही कर लो तुम इस वाले रिलेशन को। तो अब एनीवेज हमारे पास VP निकल गया था, तो यही फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब सेकंड पार्ट के लिए हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बतानी थी, अगर यहाँ पर हम R2/R1 का भी रिलेशन लेते ना, ठीक है, एंड या फिर R2 माइनस R1 भी करते तो भी L cos थीटा बाय R1 - 1 आ जाता है ना अप्रॉक्स। तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास, जब हम अप्रॉक्सीमेशन लगा देते तब भी VP यही बनता। तो ये अगर डाउट आ जाए तो कमेंट्स में लिख देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास, ये मत बोलना कि ये माइनस कहाँ गया ये वो, ये मैं अंदर अगर इसको अप्रॉक्स जैसे मर्जी कर देता तब भी माइनस जो है एडजस्ट हो गया एक तरह से, तो इसलिए VP हमने ये नहीं किया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो E वेक्टर लिखने के लिए इसमें जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो R के रिस्पेक्ट में जब हमने इसको एक तरह से डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास इस वाले टर्म के लिए इसकी पूरी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2k लेमडा। इसमें मैंने डिफरेंशिएट किया R के रिस्पेक्ट में सबसे पहले, ठीक है, इसको इस वाले एक्सप्रेशन को -2k लेमडा इंटू 1 बाय R स्क्वायर का R कैप। एंड जब मैंने इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास जो इसकी डिफरेंशिएशन बनी वो बनी 2k लेमडा L टाइम्स, अच्छा इसमें एक और टर्म आएगा, वो आएगा L cos थीटा है ना, ये तो मैं भूल ही गया लिखना। L टाइम्स थीटा की जब डिफरेंशिएशन करी मैंने तो cos थीटा की, तो माइनस साइन थीटा बाय R स्क्वायर।
आर स्क्वायर कैसे, क्योंकि एक आर ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक आर ये है, तो आर स्क्वायर, राइट, एंड एल कॉस थीटा। तो जब मैंने इसमें से कॉमन टर्म्स बाहर ले ली तो 2k लेमडा बाय आर स्क्वायर्ड मेरे पास कॉमन आ गया, एंड माइनस से माइनस यहाँ भी कट रहे हैं, दोनों में ही कट रहे हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, 2k लेमडा बाय आर स्क्वायर्ड मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास अंदर बचा कॉस थीटा, इस वाले का कॉस थीटा, इसके साथ आर कैप प्लस साइन थीटा, यहाँ पर आर प्राइम कैप भी था, साइन थीटा के साथ इस वाले का यूनिट वेक्टर आर कैप प्राइम, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गए। तो इसके लिए मैंने यूनिट वेक्टर्स कैसे लिखे ना, ये भी मैं बता देता हूँ साथ ही में, ताकि तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे। अगर ये पॉजिटिव वाला लेमडा था, ये माइनस वाला लेमडा था, और ये थीटा एंगल से यहाँ से मुझे हमें दे रखा है कि ये पी पॉइंट है एंड ये आर था पूरा का पूरा, तो एक जो है जो थीटा वाले के लिए आएगा ना हमारे पास, वो इससे हमेशा अवे होता है, आर प्राइम कैप यूनिट वेक्टर इसका, एंड एक इसके अलोंग होता है जिसे हम आर कैप से डिनोट करते हैं, और ये वाला किसके लिए आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल आर का, एंड ये वाला जो आ जाएगा, ये वाला किसके लिए आ जाएगा, -1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा का। ये हमारे पास आ गए। तो ये दोनों आते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा अगर इस पे तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए। तो ई हमारे पास बेसिकली क्या आ गया यहाँ से, जब इसका मैग्नीट्यूड लिया हमने ई का, एंड इन दोनों के बीच में थीटा जो होता है वो 90 डिग्रीज होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो इसका और इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट ऑफ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2k लेमडा बाय आर स्क्वायर्ड टाइम्स, जब इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर्ड थीटा प्लस साइन स्क्वायर्ड थीटा, एंड जो आर कैप है एंड आर कैप प्राइम है, ये दोनों 1 थे, मतलब मैग्नीट्यूड अगर इसका स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हमेशा 1 हो जाता है, और ये प्रॉपर्टी लग गई तो 1 हो गया। तो जो हमारे पास ई आ जाएगा वो आ जाएगा लेमडा, मैंने के को भी अब खोल दिया, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये हमारे पास ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, एंड वीपी हमारे पास क्या आया था, पी पॉइंट पे वीपी हमारे पास क्या आया था, लेमडा एल कॉस थीटा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गए। तो ये वाला बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें जितने मर्जी स्टार्स कर लो मार्क उतने कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एंड ये जेईई एडवांस पूछेगा कभी ना कभी, तो पूछेगा ही पूछेगा। ये वैसे सिलेबस में नहीं है, शायद से नहीं है, पर ये ओलंपियाड वगैरह में बताया जाता है, राइट। तो इसको कर लेना है, एंड जब भी ये ऐसा कुछ आ जाए ना जो ओलंपियाड वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या इरोडोव में हो जिसके ऊपर, ठीक है, एंड शायद से मुझे जहाँ तक ख्याल आ रहा है जेईई एडवांस के सिलेबस में पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ देते हैं एलन वगैरह या फिर कोई भी अच्छी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं, एंड ये दोनों इसके आंसर्स हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, एंड इस वाले क्वेश्चन में भी वही चीज़ है कि अगर इसका फॉर्मेट ना पता हो तो तुम इसे सोच ही नहीं पाओगे। लाइक एक बार तुम पॉज करो एंड सोचने की कोशिश करो इसमें होगा क्या। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि 2 कोएक्सियल रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ थिन वायर आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एल, मतलब कि ये है कि इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो एल है, एंड कैरी द चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब कि ऊपर वाले का पॉजिटिव क्यू दे रखा है
एंड निचले वाले का नेगेटिव क्यू दे रखा है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ एट द एक्सिस ऑफ द सिस्टम एज फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. फिगर जो दे रखा है, शो द सेम इन. अच्छा, इसका ग्राफ भी बनाना है. तो बेसिकली ये बता क्या रहा है कि ये दोनों अगर रिंग्स हैं और थिन वायर की बनाई गई हैं, तो यहाँ पर बताओ कहीं यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एंड पोटेंशियल क्या होगा इस वाले पॉइंट पर. इसके बीच में नहीं, यहाँ पर, जो कि x दूरी पर मान लो फर्स्ट वाली रिंग से. ठीक है, ये x मान लो फर्स्ट वाली रिंग के सेंटर से. अब इसमें एक बार पॉज करो एंड सोचो. एंड अगर सोच लिया तो ईमानदारी से कमेंट करके बताना, अगर मतलब ईमानदारी से सोच लिया या पहले तुमने कभी ये क्वेश्चन नहीं देखा है. ठीक है, क्योंकि तुम इसमें सोच ही नहीं पाओगे, या हो सकता है सोच भी लो. अगर सोच लो तो समझ लो कि यू आर टॉप 100 टॉप 10 लेवल ऑफ स्टूडेंट. तो एक बार सोचो इसको ध्यान से पॉज करके एंड कमेंट्स में करो. तो ओके, अब मैं बता रहा हूँ. इसमें क्या है कि हमें इस वाले पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बताना है तो सबसे पहले हम पोटेंशियल की ही बात करेंगे. पोटेंशियल के लिए इसमें क्या होता है, एक चीज़ पता होनी चाहिए कि दो अगर डायपोल हो, मतलब एक डायपोल हो पी वेक्टर एंड बीच से इसके थीटा बना रहा हो, पी यहाँ पर कर दो, पी वेक्टर, एंड बीच से इसके यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा हो किसी पॉइंट पर थीटा, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आता है वो P इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r² आता है. ठीक है, बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है एक डायपोल की वजह से. अब वही एग्जैक्टली चीज़ मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में लगाऊंगा कि क्या करता हूँ मैं, एक बहुत छोटा मतलब पॉइंट चार्ज जैसा यहाँ पर एलिमेंट मान लेता हूँ इस वाले पॉइंट पर, या किसी भी पॉइंट पर मान लो. ठीक है, दोनों रिंग्स पर, एंड इन दोनों के बीच में डायपोल डीपी मान लेता हूँ, छोटा सा डायपोल जिसकी डायपोल स्ट्रेंथ छोटा सा डीपी वेक्टर है, या डीपी कर लो, वेक्टर की कोई ज़रूरत है नहीं. एंड इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, एंड इसको इस पॉइंट से मिला देता हूँ. तो एक तरह से जब ये पूरा ही डायपोल है डीपी एंड यहाँ से अगर थीटा बना रहा होगा ये, तो यहाँ से भी थीटा ही बनाएगा, राइट. तो इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल लिखते हैं, क्या आएगा, P. बस इतना सा सोचना था कि हमें पॉइंट चार्ज जितना यहाँ पर दो पॉइंट्स मानने थे दोनों रिंग्स में, एंड जिनके बीच को मतलब एक तरह से डायपोल मान लेते, हम उन दोनों को डायपोल मान लेते. डायपोल क्यों मेरे दिमाग में आया, क्योंकि पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू जैसी चीज़ें दे रखी थी, आइडेंटिकल एंड ऑपोजिट दे रखा था. तो नेगेटिव से पॉजिटिव की इसकी डायरेक्शन हो गई, एंड इसके बीच का डायपोल डीपी मान लिया मैंने, छोटा सा डायपोल, राइट. बस इतनी सी चीज़ माननी थी. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थॉट कि अगर कोई ये सोच सके, वो भी एग्ज़ाम में बैठ के, देन मतलब मिरेकल है, या फिर यू आर अ वंडर स्टूडेंट, राइट. तो ये चीज़ बताई जाती है एंड इस चीज़ को समझ लो. अच्छा, आईआईटी में जो सवाल आया हुआ है वो तो ये आया भी हुआ है एक पहले कि ये दो रिंग्स हैं एंड इसके बीच में इन दोनों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस लिखो. ये वाला तो बहुत वे इजी है, पर ये वाला सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, राइट. तो एक और तरीका भी है इसका कि यहाँ से इन दोनों के बीच का, यहाँ से यहाँ पर एक, यहाँ से यहाँ पर इसका पोटेंशियल लिख लिया एंड बीच में इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एंड फिर से एल कॉस थीटा वाला वो फॉर्मूला. पर मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे आसान है. ये मान लिया एंड इसकी ये वाली जो पार्ट है ये तो आर ही हो गया, रेडियस हो गया इसका. तो ये वाला डिस्टेंस भी हमें पता लग गया, x² + r², ये वाला. अब इस पॉइंट पर इस छोटे से डायपोल स्ट्रेंथ dp की वजह से हम पोटेंशियल लिखते हैं, जो छोटा सा एक तरह से dv मान लो, ठीक है. वो आएगा k
p की जगह डी पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड क्या आएगा? ये वाला डिस्टेंस, राइट। तो ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड, राइट। एंड कॉस थीटा भी इस ट्राइंगल से निकाल लेते हैं हम। कॉस थीटा जब लिखा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड। तो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी एंड के डी पी कॉस थीटा की डालती तो एक्स बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड की होल पावर 3/2 डी वी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है? डी पी, राइट। एंड यहाँ पर क्या है? डी वी। तो इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा v इस वाले पॉइंट पर, जिसको हमने शायद p माना है, इसको p मान लो फिर से। वी पी हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के? k x बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड की पावर 3/2 एंड इंटीग्रेशन किसकी थी? dp की। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि dp क्या लेंगे। dp देखो, दोनों अगर हम दोनों डायपोल मान लें, पूरा का पूरा डायपोल मान लें इसको, ठीक है, लाइक पॉजिटिव एंड माइनस क्यू की वजह से, तो dp क्या आ जाएगा? क्योंकि डायपोल के टर्म्स में लिखा है, तो अगर ये छोटा सा dp है तो यहाँ पर लेंथ तो इसकी कांस्टेंट ही है, तो dp की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? l इंटू डी क्यू, राइट। तो जब इसको यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो के एक्स डी क्यू की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? डी क्यू मतलब छोटे से इस वाले पोर्शन के लिए, एंड पूरे पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा? क्यू, है ना। इंटीग्रेट जब करेंगे इसको तो इस छोटे से पोर्शन के लिए डी क्यू था, तो पूरे के लिए क्या था? क्यू। बस यही हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, 2dq नहीं आएगा यहाँ पर, 2q नहीं आएगा यहाँ पर, ये चीज़ मत लगाना, क्योंकि डायपोल की वजह से अगर ये q है, ये भी q है, ये पॉजिटिव q है, ये माइनस q है, तो इन दोनों की वजह से जो डायपोल आता है वो q इंटू एल होता है ना। तो इसीलिए इन दोनों में भी हमने सेम किया, तो q इंटू एल बाय पूरा टर्म एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड की पावर 3/2, ये हमारे पास वीपी निकल के आ गया। तो बस जो फर्स्ट इसमें थॉट था वो यही था, फिजिक्स यहीं तक ही लगनी थी, इस पूरे पोर्शन तक ही लगनी थी, ठीक है। उसके बाद पूरा मैथमेटिक्स था। यहाँ जिसने ये फर्स्ट थॉट था एंड ये जिसको आ गया वो आगे तो कर ही लेता, राइट। तो इतना सा सवाल था, और अगर ये जेईई एडवांस में आया गया तो बहुत अच्छा सवाल माना जाएगा, बहुत अच्छा सवाल माना जाएगा। इसीलिए इरोडोव और एच.सी. वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एच.सी. वर्मा जो है, एच.सी. वर्मा जो जेईई एडवांस में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो एच.सी. वर्मा से इन्फ्लुएंस होकर आए होते हैं, जो आसान क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो टफर साइड में बनाने होते हैं वो इरोडोव से आते हैं। इसीलिए इरोडोव प्लस एच.सी. वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। प्लस PYQs, बस तब फिर तो बहुत अच्छी रैंक आ सकती है तुम्हारी। तो वीपी हमारे पास निकल के आ गया। अब इसका ग्राफ भी बना लें, तो इस वाले पार्ट का तो हमने कितनी बार ग्राफ बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। मैक्सिमम भी क्या आती है इसकी एंड मिनिमम भी क्या आती है। अगर हम एक्स के साथ वी का बनाएंगे तो एक जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम जो इसका पोटेंशियल आएगा इस कर्व का आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैक्सिमम कर्व क्या आता है हमारे पास? r/√2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम पोटेंशियल इस केस में आएगा, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, एंड ये r/2 ही है, यहाँ पर भी मैक्सिमम आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट्स भी थे उसमें, मतलब थीटा के साथ भी वेरी हो रहा था। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ के साथ वेरी हो रहा है, वो है एक्स के साथ। तो हम ई एक्स निकाल लेते हैं। सिंपल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो तो यहाँ से E इक्वल्स टू ई एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। डेल एक्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी वी लिख दो, है ना, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की कोई ज़रूरत ही नहीं, डी एक्स। अब सिंपल इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे
अब डिफरेंशिएट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैथ्स का पार्ट है। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो के क्यू एल इंटू आर स्क्वेड माइनस 2x² बाय आर स्क्वेड प्लस एक्स स्क्वेड की पावर 5/2। ये हमारे पास ई एक्स निकल के आ गई। ये सेकंड पार्ट था इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका भी जो है हमें ग्राफ प्लॉट करने का बोला है। तो जब ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो इरोडोव जो था बेसिकली वो रशियन साइंटिस्ट था। ये वाला जो पोर्शन है उसने ये सोच के ग्राफ बनाने को बोला है कि हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। इसका अगर मैथमेटिक्स से हम ग्राफ बनाना चाहें, जो आईआईटी जेई का सिलेबस है, आईआईटी जेई का सिलेबस है, उसमें इस फंक्शन की जो 5 रेज टू पावर इस पूरे टर्म की रेज टू पावर 5/2 है, मतलब रेज टू पावर 5/2 जो हमारे पास पावर है, इसका हमें ग्राफ बनाना हमारे सिलेबस में नहीं है, आईआईटी जेई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं ग्राफ बनाने वाले, तो इसका जो ग्राफ निकल के आता है, ये तुमसे ना आईआईटी में पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं इसका ग्राफ बनाना इस वाले फंक्शन का, और इसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस फंक्शन के लिए जब हम x के साथ e का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आएगा। ठीक है, तो और इसकी मैक्सिमम एंड उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगी। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसका ग्राफ बनाना। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ इसका बन जाएगा। तो ग्राफ का ये मत सोचना कि कैसे बना कैसे नहीं बना, इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए ही पड़ेगा बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसी से इन्फ्लुएंस हुआ है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको सेकंड क्वेश्चन का एप्लीकेशन मान लो। ठीक है, एंड इसमें भी एक बहुत अच्छा थॉट लगेगा, फिज़िक्स में भी एंड मैथ्स में भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगेगी। ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है बट हो जाएगा, होने वाला है। तो इसमें क्या है कि फिर से प्लेन्स है, इन्फानाइट प्लेन है एंड उसमें से डिस्क काट रखी है आर रेडियस की दोनों शीट्स में से। एंड अब इन दोनों जो हॉलो शीट्स हैं इन्फानाइट, इसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पे फिर से इस वाले पॉइंट पर हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आसान हो जाएगी अगर पोटेंशियल पता लग जाए तो। पोटेंशियल क्योंकि सबसे आसान होगा, ना डायरेक्शन की कोई चिंता ना कुछ। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें पिछले क्वेश्चन में डिराइव किया हुआ रिजल्ट आना चाहिए। एंड ये दोनों रिंग्स थी, इसीलिए इसकी वजह से। एंड रिंग्स की वजह से कैसे, अब मैं बताता हूँ। जैसे ये दो शीट्स हैं मान लो, ठीक है, ये दोनों शीट्स थी एंड इसमें से हमने आर रेडियस का 2 डिस्क काट ली एंड हमें इस एक्स डिस्टेंस पे इसके पोटेंशियल बताना है। तो अब किस मतलब पोटेंशियल निकालने के लिए ये तो पता है हमें कि इंटीग्रेट करना है, पर जो वेरिएबल आएगा या फिर जो टर्म आएगी या जिस वजह से हम लिखेंगे वो क्या होगी। तो इसमें हम रिंग के साथ लिखेंगे क्योंकि कोई भी बाकी चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि रिंग की वजह से अगर हम लिख लें, मतलब वेरिएबल रिंग की वजह से हम इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लें तो हमारा काम बन गया। बाकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि, है ना। तो हम एक यहाँ से, क्योंकि ये रेडियस आर है, ठीक है, एंड यहाँ से हम एक छोटा आर डिस्टेंस पे एक रिंग मान लेंगे डी आर विड्थ की। ठीक है, ये हमने छोटे आर डिस्टेंस पे रिंग मान ली डी आर विड्थ की। तो इसकी जो विड्थ है वो डी आर है ना। तो इसमें खेलेंगे हम एंड हमें ये पता है कि रिंग की वजह से जो पोटेंशियल हमारे पास पिछले क्वेश्चन में आया है वो ये है। इस पे चार्ज जो है डी क्यू मान लो, इसका एरिया डी ए मान लो। क्यों, मैं बताता हूँ।
एंड इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो तो सिग्मा ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि सिग्मा मटेरियल पे डिपेंड करता है, बाकी डायमेंशंस पे तो करता ही नहीं है डिपेंड, है ना। अब हम इसकी वजह से x डिस्टेंस पे बहुत आसान हो गया हमारे को लिखना, एंड इसकी वजह से एक छोटा सा, क्योंकि ये पूरे की वजह से अगर v है, पूरी शीट्स की वजह से यहाँ पर अगर v पोटेंशियल है तो एक रिंग की वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा वो dv आ जाएगा इनटू k। q जो है हमारे पास वेरिएबल है dq, l x हमारे पास वेरिएबल नहीं है, एंड r छोटे r डिस्टेंस की वजह से लिखना है तो r स्क्वायर हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया प्लस एक्स स्क्वायर्ड की पावर 3/2। एंड dq कैसे लिखेंगे? अब dq लिखने के लिए हम, क्योंकि सिग्मा है तो सिग्मा के टर्म्स में लिख लेते हैं सिग्मा इंटू डी ए, इसीलिए मैंने डी ए लिखा था। डी ए कैसे लिखेंगे? पूरे का एरिया क्या हो जाएगा? रिंग का जो एरिया हो जाएगा वो है पाई आर स्क्वायर्ड। डी ए, क्योंकि आर जो है वेरिएबल है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आर इंटू डी आर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर डालेंगे तो सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर इंटू डी आर, राइट। इसमें डाल देते हैं डी वी इक्वल्स टू के सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू एल इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आगे, वो चीज़ ध्यान से देखना कि मैं लिमिट्स कैसे पुट करूँगा। तो डी की जो इंटीग्रेशन है वो तो सिंपल v आ जाएगी, राइट। एंड जो हमारे पास इस चीज़ की इंटीग्रेशन होगी वो कैसे होगी? चलो ये तो स्टैंडर्ड तरीका है कि नीचे अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में है तो और वेरिएबल आर है तो हम आर को एक्स टैन थीटा पुट कर लेते हैं, है ना। एंड डी आर की इसको जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो थीटा के टर्म्स में बेसिकली हम इसको वेरिएबल में ले आए, मतलब वेरी थीटा अब करेगा। एंड v इक्वल्स टू 2 पाई k इंटू सिग्मा इंटू एल इंटू एक्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टैन थीटा, अंदर क्या क्या बचा? इंटू एक्स स्क्वायर था ये, एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय एक्स क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा। इसको सॉल्व करके ये आ गया, क्योंकि है ना, अगर r को मैं एक्स स्क्वायर एक्स टैन थीटा कर दूं तो एक्स स्क्वायर टैन थीटा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब बचा, एंड अंदर क्या बचा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो उसको आइडेंटिटी लगा के सीकेंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर से स्क्वायर गया तो क्यूब यहाँ पर आ गया। एक्स से सारे एक्स काट दो, नीचे एक एक्स बच गया, तो एक्स यहाँ से एंड यहाँ से भी कटा। सीकेंड से सीकेंड गया, एक सीकेंड नीचे बच गया, तो टैन थीटा अपॉन सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? सीकेंड थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, एंड साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस गया, साइन थीटा आ जाएगा। बेसिकली जो आ जाएगा 2 पाई के सिग्मा इंटू एल साइन थीटा डी थीटा एंड इंटीग्रेशन। अब लिमिट बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को ध्यान से देखना कि क्या, फिर से शीट मैं बना लेता हूँ एक। ये शीट थी ना, एंड यहाँ पर अगर रिंग थी, ठीक है, रिंग हमने इससे यहाँ जैसे मानी, यहाँ जैसे मानी थी, ठीक है। फिर से अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। रिंग मैंने इसके साथ साथ आर डिस्टेंस पे यहाँ जैसे कहीं मानी थी, ठीक है। ये यहाँ से वेरिएबल था आर, ठीक है। तो बेसिकली जो ये शुरू होगा थीटा के टर्म्स में आ गया जब, ठीक है, तो ये तो एक्स था, ये यही रहेगा। एक जो अंदर डिस्क जहाँ से काटी हमने, इसका जो रेडियस था ये कितना था? आर, है ना। एंड यहाँ से ये थीटा एंगल बना रहा होगा। इनिशियली जो
जहाँ से काटा गया, शुरू तो बेसिकली यहीं से ही होगा ना ये लिमिट, तो यहाँ से इन्फानाइट तक जो कवर कर जाए वो वाली लिमिट चाहिए हमें, है ना। एंड उसको कैसे मैनिपुलेट करके लिखेंगे हम, इनिशियली जब यहाँ से था एंड फाइनली यहाँ कहीं इन्फानाइट पे चले गया, तो फाइनली जो हमारे पास थीटा आ जाएगा, फाइनल थीटा, वो क्या आ जाएगा, π/2। क्योंकि जब इन्फानाइटली यहाँ से इस पॉइंट पे इन्फानाइट यहाँ कहीं बहुत दूर जाके मान लो यहाँ कहीं, तो ये टेंड कर रहा होगा कि ये 90 डिग्री बन जाए। और इनिशियल जो लिखेंगे हम वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे लिखेंगे। इनिशियल थीटा लिखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है। साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो आती है माइनस कॉस थीटा टाइम्स लिमिट, है ना। अब कॉस के टर्म में जब इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास आएगा, तो इनिशियल जो हम थीटा लिखेंगे वो भी कॉस के टर्म्स में ही लिखेंगे। समझो मेरी बात कैसे, ये वाला डिस्टेंस पहले लिख लेता हूं मैं, x² + r²। अब यहां पर हम कॉस थीटा लिख देते हैं इस ट्राइंगल से देख के, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, x/√(x² + r²। एंड थीटा की वैल्यू जो इनिशियल हमारे पास थी वो क्या आ जाएगी यहाँ से, cos इनवर्स x/√(x² + r²। क्योंकि इनिशियली जो हमारे पास कटा वो तो r लेंथ का ही था, तो x + r², मतलब बड़ा r। तो हमारे पास थीटा जो इनिशियल आ गया वो यही आ गया। और कॉस के टर्म्स में लाने का जो हमारा वजह है वो ये है कि साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होगी वो कॉस के टर्म्स में आएगी, एंड कॉस इनवर्स और कॉस जो है कट जाएगा एंड हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इसीलिए ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैंने इसे साइन के टर्म्स में क्यों नहीं लाया, क्योंकि अगर मैं इसको साइन के टर्म्स में भी लिखता ना, बाद में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे कॉस के टर्म्स में ही लाना पड़ता। तो v हमारे पास क्या आ गया, 2π k सिग्मा l। अब इनिशियल जो है पूरा थीटा, ये वाला, इसको थीटा प्राइम कर देते हैं हम, थीटा प्राइम टाइम, और ऊपर फाइनली π/2 साइन थीटा d थीटा। अब इसको जब हम सॉल्व कर देंगे, 2π k सिग्मा इंटू l, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस बाहर एक और, क्योंकि कॉस की जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी, और कॉस थीटा प्राइम, है ना, ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस से माइनस भी जाएगा, तो 2π k सिग्मा इंटू l इंटू कॉस थीटा प्राइम, कॉस थीटा प्राइम की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, कॉस इनवर्स x/√(x² + r²। कॉस से कॉस गया, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स गया, एंड 2π k इंटू सिग्मा l x/√(x² + r²। हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई वीपी, राइट। एंड जब इसको भी सिंप्लीफाई करके यार लिख लेना कि k को 1/4πε0 डाल दो, है ना, तो ये हमारे पास वीपी फाइनल निकल के आएगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैथ्स में देखो कितनी तगड़ी मैनिपुलेशन लगी कि थीटा प्राइम इनिशियल जो है वो ये था, एंड फाइनल तो चलो आसान था सोचना, ये चीज़ सोचनी थोड़ी सी टफ हो जाती कि कैसे एंड क्या थी मैथ्स में। एंड इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि जेईई एडवांस में रिपीट हो सकता है अगर इरोडोव में था, ठीक है। एंड ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। तो ये तीनों ही सवाल ज़बरदस्त थे। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है कि ये तो फर्स्ट पार्ट ही निकला है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी क्या है। अब ईपी बेसिकली एक्स में वेरी कर रहा है ना, तो ई एक्स ही लिख लेते हैं, तो माइनस dv/dx, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। एंड इसको जब हम कर देंगे तो -2π
k sigma l r squared by x squared प्लस r squared की पावर 3/2। ये हमारे पास इसकी डिफरेंशिएट करके ई एक्स की वैल्यू आएगी। बस ये तो आसान क्वेश्चन था, ये वाला दूसरा पार्ट तो इसका आसान था। ये चीज़ सोचनी थोड़ी सी मुश्किल थी। एंड ये तीनों बहुत ज़बरदस्त सवाल थे, बहुत ज़बरदस्त सवाल थे। एंड रैंकर्स बैच में करवाए जाते हैं फिर से। मेरा ये मानना है कि मैं वो क्वेश्चंस करवा दूं जो रैंकर्स बैच में करवाए जाते हैं। एंड काफ़ी हद तक जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या एवरेज बैचेस होते हैं उनमें इन क्वेश्चंस को दूर रखा जाता है बच्चों से। पर ये एवरेज बच्चे भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ एंड था भी। ठीक है, तो ये 3 बहुत अच्छे सवाल थे। अगर इनका करने का तरीका नहीं पता है एंड ये चीज़ें नहीं पती है, जैसे कि ये मेथड बताया, फर्स्ट में जो मेथड बताया, सेकंड में जो मेथड बताया, ये तीनों पोटेंशियल के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के सवालों का अगर मेथड नहीं पता है तो एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को स्ट्राइक करवाना अपने को या फिर सोच पाना। इसीलिए मेरा ये मोटिव था इन 3 क्वेश्चंस को करवाना। ऐसे बहुत सारे ईरोडोव में और एचसी वर्मा में सवाल हैं जिनकी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत बेनिफिशियल होगी वो, खास करके जब तुम्हारे AITS शुरू होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी एंड थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो। थैंक यू सो मच।